एपिसोड के शुरुआत में जेनोवा और जूली रूडस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो रूडस भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। रूडस को ऐसे देखकर वो काफी हैरान रह जाते हैं। अब कैट गर्ल्स भी रूडस को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। रूडस उन्हें देखकर अजीब सा मुंह बनाता है तो लड़कियां सोचती हैं कि बॉस को क्या हुआ। अब वे आपस में बात करती हैं, बॉस आज काफी गर्मी में लग रहे हैं, अगर आज तुम बॉस के पास जाओगे तो मैं तुम्हें अपने हिस्से का खाना भी दे दूंगी। तभी क्लिफ बोलता है कि क्या बात है रूडस, आज तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। रूडस हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बीमारी से ठीक हो गया हूँ। लिलिया बोलती है कि बॉस क्या आप बीमार थे इसलिए आपने हमारे ऊपर लाइन नहीं मारी। जेनोवा बोलता है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर, लेकिन आपने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। क्लिफ बोलता है कि ओह ये काफी मुश्किल होगा, एनीवे कांग्रेचुलेशंस। रूडस सोचता है कि 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, फाइनली मैं अपनी बीमारी से ठीक हो चुका हूँ और इस काम में सिल्फी ने मेरी मदद की। फाइनली अब मुझे पहले की तरह इंसान फील हो रहा है। कैट गर्ल्स बोलती है कि बॉस की सेंट तो काफी तेज हो गई है, सभी फीमेल लड़कियां डेंजर में हैं। रूडस बोलता है कि गलत बात, मैं एक जेंटलमैन हूँ। अब रूडस नानाहोशी को बोलता है कि नानाहोशी अगर तुम किसी को डेट करते हो तो तुम्हें उससे क्या चाहिए। नानाहोशी बोलती है कि लव कन्वर्सेशन कहाँ से आ गई, देखो मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ, इसीलिए क्या तुम इस चीज को सीरियसली लोगे, क्योंकि तुम हमेशा ही काफी ज्यादा बात करते रहते हो। रूडस बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास इस चीज को लेकर 0 एक्सपीरियंस है। नानाहोशी बोलती है कि नहीं, मैं भी किसी से प्यार करती थी लेकिन हमारी लड़ाई हो गई और सब कुछ खत्म। रूडस सोचता है कि ओ लड़ाई के दौरान ही इसका यहाँ पर समन हो गया। अब वो बोलता है कि आई एम सॉरी, तो नानाहोशी बोलती है कि सॉरी मांगने के बजाय अपना हाथ चलाओ, जिससे तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हारी साइड है तो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। वहां से आते हुए रूडस सोचता है कि मैं पॉल को लगातार लेटर लिखता रहता हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ और अब मैं अपनी फैमिली को ढूंढने भी आगे जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। अब सिल्फी को याद करता है और बोलता है कि उसे अपनी वाइफ बनाने का काम उसने मेरी मदद की थी, अब मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन 1 मिनट, शादी करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब वो अपने दोस्तों से इस बारे में पूछता है। क्लिफ बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हें अपना एक घर चाहिए। रूडस बोलता है क्या एक घर। क्लिफ बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम शादी क्यों कर रहे हो। रूडस सोचता है कि हाँ, पॉल ने भी जब शादी की थी तो वो भी ब्योना विलेज में शिफ्ट हो गया था। क्लिफ बोलता है कि अगर तुम्हारी पार्टनर ऑलरेडी हाई स्टैंडिंग की और उसके पास अपना घर है तो अलग बात है, लेकिन वैसे तुम्हें उसे अपने घर प्रोवाइड करवाना चाहिए। रूडस सोचता है कि ओह तो ये इस दुनिया में नॉर्मल बात है। अब वो बोलता है कि ठीक है, मैं कल से ही घर ढूंढने लग जाता हूँ। क्लिफ बोलता है कि रूडस क्या तुम शादी कर रहे हो, तो रूडस बोलता है कि हाँ। तो क्लिफ बोलता है कि किसके साथ। रूडस बोलता है कि जिसने मेरी बीमारी का इलाज किया था। क्लिफ बोलता है कि अगर तुम्हारी पार्टनर मिलिए से है तो मुझे बताना, मेरे पास इसको लेकर जानकारी तो कम है लेकिन मैं तुम्हें ब्लेसिंग जरूर दे सकता हूँ। रूडस बोलता है कि थैंक यू और अब वो अपने लिए घर ढूंढने लग जाता है और सोचता है कि यहाँ तो इतने सारे घर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उसके लिए कौन सा घर लेना चाहिए। सिल्फी एक प्रिंसेस की गार्डियन है और उन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा है, इसका मतलब प्रिंसेस भी हमारी शादी में आ सकती है। अगर मैंने अच्छा घर नहीं खरीदा तो प्रॉब्लम हो सकती है, शायद मुझे सिल्फी को अपने साथ लाना चाहिए था। तभी रूडस बोलता है कि नहीं, कम से कम ये काम तो मुझे करना ही होगा, एक सस्ता बहुत सारे कमरों वाला घर। तभी रूडस को एक घर पसंद आता है और वो अपने दोस्तों के साथ उस घर की तरफ निकल जाता है। घर को देखकर क्लिफ बोलता है कि ये काफी बड़ा घर नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के लिए, और इसके एक रीजन भी है कि ये महंगा नहीं है क्योंकि ये घर कष्ट है ना। रूडस बोलता है कि हाँ, पिछले रहने वाले लोगों का यहाँ पर खून हो गया था, इसके अलावा रात को यहाँ अजीब सी आवाजें भी आती है। क्लिफ बोलता है क्या उन्होंने एक्सोर्सिज्म नहीं किया था क्या। रूडस बोलता है कि विक्टिम्स के बाद किसी भी एडवेंचरर और मैजिशियन गिल्ड ने इस घर को नहीं लिया था। क्लिफ बोलता है कि सभी के सभी आलसी कहेंगे। रूडस बोलता है कि इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को बुलाया है। रूडस बोलता है कि जेनोवा सीनियर, क्लिफ चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही जेनोवा बोलता है कि मास्टर रूडस हमें कहाँ पर जाना चाहिए। रूडस बोलता है कि हम राइट साइड से फर्स्ट फ्लोर को चेक करेंगे, उसके बाद हर एक रूम को चेक करेंगे। क्लिफ बोलता है कि तुम काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो। रूडस बोलता है कि हाँ, आखिर में ए रैंक एडवेंचरर होना। क्लिफ बोलता है कि हाँ, मैं भूल ही गया था, वैसे अब हमें करना क्या चाहिए। तो रूडस बोलता है कि अगर हमें दुश्मन मिलेगा तो सबसे पहले बेसिक लेवल मैजिक के साथ दुश्मन पर हमला करना। अब वे तीनों हाथ में लाइट पकड़कर हर एक रूम को चेक करने लगते हैं। इसी तरह बहुत सारे रूम चेक करने के बाद वे लोग थक जाते हैं। तो क्लिफ बोलता है कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, क्या हम पूरी रात यहीं पर बिताने वाले हैं। रूडस बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो साउंड हमें सिर्फ रात में ही सुनाई देगा, हो सकता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता हो, लेकिन ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है इसलिए ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने आप ध्यान रखना होगा। जेनोवा बोलता है कि मुझे जूली की चिंता हो रही है। तो क्लिफ बोलता है कि हाँ, मुझे भी लिसे की। रूडस सोचता है कि मुझे भी सिल्फी की चिंता हो रही है। तभी वो बोलता है कि ये केस खत्म होने के बाद मैं शादी करने वाला हूँ। जेनोवा बोलता है कि ओह, तब तो हमें इसे जल्दी से खत्म करके सेलिब्रेशन की तैयारी करनी चाहिए। क्लिफ बोलता है कि मुझे और लिसे को बुलाना मत भूलना। रूडस हंसकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। अब रात को वो लोग हमें सोए हुए दिखाए जाते हैं। तभी क्लिफ को बाहर से किसी की आवाज आती है, वो एकदम से उठ जाता है और रूडस को जगाते हुए बोलता है कि रूडस उठ जाओ, क्या ये वही साउंड है। रूडस उठकर बोलता है कि जेनोवा को उठाओ और वो बाहर से आवाज सुनने के लिए चला जाता है। क्लिफ बोलता है कि क्या कोई बाहर है। तो रूडस बोलता है कि मुझे कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमें हरे कमरे को फिर से चेक करना होगा। अब वे लोग हरे कमरे को चेक करने लगते हैं। उसके बाद जेनोवा बोलता है कि अब सिर्फ बेसमेंट ही बचा है चेक करने को। बेसमेंट को देखकर जेनोवा बोलता है कि यहाँ पर भी कोई नहीं है। रूडस बोलता है कि अपने कमरे में वापस चलो, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमें हमले का इंतजार करना होगा। अब रूडस सोचता है कि यहाँ से साउंड तो आया था,
इसका मतलब दुश्मन आ रहा है या फिर शायद वो हमारे सोने का इंतजार करेगा। ब्रूडस बोलता है कि हो सकता है दुश्मन अभी भी छुपा हो, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। अब ब्रूडस एकदम से छत की तरफ देखता है, उसे किसी के हाथ दिखाई देते हैं और एकदम से आंखें चमकने लगती है और अब वो चीज एकदम से ब्रूडस के ऊपर हमला करने लगती है। ब्रूडस मैजिक के साथ उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी जेनोवा बीच में आकर बोलता है कि मास्टर। ब्रूडस ये देखकर हैरान रह जाता है। वो मोस्टर अब जेनोवा पर हमला करने लगती है। ब्रूडस बोलता है कि जेनोवा, तो जेनोवा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, इस तरह की चीज मेरे ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं लगा सकती। वहीं क्लिफ उस मोस्टर के ऊपर एक्सोरिस्ट मैजिक इस्तेमाल करने लगता है लेकिन उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता। जेनोवा बोलता है कि अरे ये तो, वहीं क्लिफ बोलता है कि ये काम नहीं किया और वो भाग जाता है। ब्रूडस बोलता है कि अब मेरी बारी है, जेनोवा सामने से हट जाओ। जेनोवा बोलता है कि प्लीज मास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे मुझे संभालने दो। एकदम से मोस्टर शांत हो जाता है। जेनोवा बोलता है कि मास्टर चलो सबसे पहले कमरे में चलते हैं। वहीं पर क्लिफ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाग गया था, वो मैं बस तुम्हारे और उसके बीच में नहीं आना चाहता था। ब्रूडस बोलता है कि हाँ अच्छा किया और सोचने लगता है कि मैं खुद डर गया था तो मैं इसे क्या बोलूं। अब ब्रूडस बोलता है कि हे जेनोवा, थैंक्स, तुमने मुझे बचाया था लेकिन डीमन लॉर्ड की तरह तुम इमोर्टल नहीं हो। जेनोवा बोलता है कि देखो मास्टर, ये काफी अमेजिंग है। ब्रूडस बोलता है कि अरे ये तो एक डोल है। जेनोवा बोलता है कि मास्टर ये काफी इनक्रेडिबल है ना। तो ब्रूडस बोलता है कि जेनोवा मुझे पता है तुम्हें डोल्स पसंद है, लेकिन जेनोवा बोलता है कि मास्टर ये डोल अपने आप चल रही थी। ब्रूडस सोचता है कि एक मूविंग डोल ऑटोमेशन यानी कि एक मेड रोबोट। अब वो बोलता है कि तुमने सही कहा जेनोवा, ये काफी इनक्रेडिबल है, फाइनली मैंने रियलाइज कर लिया। अब ब्रूडस सोचता है कि अगर हमने पता कर लिया कि डोल किस तरह मूवमेंट कर रही थी और अगर इसके फिगर को मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई कर दिया तो इसकी पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है। अब ब्रूडस बोलता है कि जेनोवा अब मैं क्या करूं, मेरे दिल की धड़कन तो बढ़ गई है। जेनोवा बोलता है कि मेरी भी मास्टर, मेरी आंखों से तो आंसू आ रहे हैं। क्लिफ बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये टाइम इस तरह की बातें करने का नहीं है। जेनोवा गुस्से में से पकड़कर बोलता है कि हे तुम्हारा इस तरह की चीजों से क्या मतलब, तुम्हें पता भी है कितनी रिमार्केबल चीज है। क्लिफ बोलता है कि यहाँ पर और भी मोस्टर लाइक आर्मर हो सकते हैं जो अपने आप चलते होंगे। ब्रूडस बोलता है कि जेनोवा उसे छोड़ दो, सीनियर क्लिफ ने सही कहा। ब्रूडस आगे बोलता है कि यही डोल वो इविल स्पिरिट है जिसे हम ढूंढ रहे थे, हो सकता है कि यहाँ पर और भी हो, हमें उसे ढूंढना होगा और क्या पता हमें इसे बनाने वाले का ब्लूप्रिंट मिल जाए। जेनोवा बोलता है कि हाँ मास्टर आपने सही कहा। ब्रूडस आगे बोलता है कि हमें हर एक कमरे को फिर से चेक करना होगा और पता करना होगा कि ये डोल कहाँ पर छुपी हुई थी। अब एक कमरे में ब्रूडस बोलता है कि यहाँ पर निशान बना हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे एक कमरा है। जेनोवा इसे खोलो। दरवाजा खोलते ही ब्रूडस बोलता है कि मुझे पता था यहाँ पर एक डोर है। सीनियर क्लिफ वैसे तुम्हें इस पेडेस्टल के बारे में कुछ पता है? क्लिफ बोलता है कि नहीं, मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। अब ब्रूडस एक बुक देखकर बोलता है कि अरे लगता है इस बुक के अंदर डोल के बारे में लिखा हुआ है। बुक देखकर क्लिफ बोलता है कि अरे ये मैजिक इंप्लीमेंट्स तो मैंने पहले भी देखे हुए हैं। ब्रूडस बोलता है कि आई थिंक इस कमरे का ओनर इस डोल के ऊपर रिसर्च कर रहा था और आई थिंक उसी ने इस डोल को गार्ड का काम दिया होगा। ये बुक यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई है, इसका मतलब ओनर एक्सीडेंटली मारा गया होगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डोल है। अगली सुबह ब्रूडस बोलता है कि इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। सीनियर क्लिफ और जेनोवा थैंक यू मदद करने के लिए। क्लिफ बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त है ना। वैसे बेसमेंट में मिली इस चीज के साथ अब तुम क्या करोगे? ब्रूडस बोलता है कि वेल मैं एक रिसर्च लैब लेने के बारे में सोच रहा था ताकि इसके ऊपर रिसर्च कर सकूं। जेनोवा बोलता है कि मास्टर क्या आप मुझे इसके ऊपर रिसर्च करने देंगे? ब्रूडस बोलता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया? जेनोवा बोलता है कि मेरे पास मैना नहीं है और मेरे हैंड्स भी क्लमसी है और अब हम रेड ड्रैगन डोल भी जूली के लिए बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ एक रुकावट हूँ। इस पर मैं काम करूंगा तो प्रोग्रेस भले स्लो हो सकती है लेकिन फिर भी मैं इसे करना चाहता हूँ, प्लीज मास्टर। क्लिफ बोलता है कि अगर ये डोल फिर से पागल होगी तब तुम क्या करोगे? जेनोवा बोलता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता मास्टर, प्लीज इसे करने दो। ब्रूडस बोलता है कि ठीक है जेनोवा, लेकिन ध्यान रखना ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होगा। जेनोवा थैंक यू बोलता है तो क्लिफ बोलता है कि ज्यादा ध्यान रखना होगा, मैं नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी में भूत की बातें घूमने लगे। ब्रूडस सोचता है कि चलो मुझे हाथों में कुछ अनएक्सपेक्टेड लगा, फाइनली अब मेरा ड्रीम होम मेरे पास है। अब ब्रूडस और सिल्फी वहाँ पर जाने लगते हैं। सिल्फी बोलती है कि पता नहीं रूडी मुझे क्या दिखाएगा, मैं इंतजार नहीं कर सकती। ब्रूडस बोलता है कि क्या बोल रही हो, मुझे लगता है कि सीक्रेटली तुम्हारे पास इसके बारे में जानकारी जरूर आ गई होगी। सिल्फी बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता। अब अपने सामने बहुत बड़े घर को देखकर सिल्फी हैरान रह जाती है। ब्रूडस बोलता है कि मैंने इस घर की छत को तुम्हारे पुराने बालों की तरह बनाया है क्योंकि मुझे वो काफी पसंद थे। सिल्फी बोलती है कि ओह। ब्रूडस उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि चलो अंदर से देखते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों बहुत सारे कमरों को अलग अलग करके चेक करने लगते हैं। अब ब्रूडस बोलता है कि सेकंड फ्लोर पर मैंने सिर्फ इसी कमरे को तैयार किया है। सिल्फी बोलती है लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है? ब्रूडस बोलता है कि ये ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सिल्फी ये सुनकर हंसने लगती है। अब दोनों बैठ जाते हैं। ब्रूडस बोलता है कि सिल्फी हम दोनों शादी तो करने वाले हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या करते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी होंगी। सिल्फी बोलते हैं कि तुम्हें जितने भी चाहिए होंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रूडस हंसकर बोलता है कि हाँ हमें उस बारे में भी बात करनी है लेकिन मैं प्रिंसेस एरियल के बारे में बात कर रहा हूँ। सिल्फी बोलती है कि फिलहाल 2 सालों के लिए हम यहाँ पर है लेकिन ग्रेजुएशन के डायरेक्ट भी हम वापस असुरा किंगडम नहीं जाएंगे, इसीलिए आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काफी गलत कर रही हूँ, जबकि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा घर भी खरीदा है, जबकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। ब्रूडस सोचता है कि सिल्फी ने वापस मुझे ठीक करने में मदद की है, अगर सिल्फी
नहीं तो कौन। सिल्फी बोलती कि शायद मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। तभी र्यूडस बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। तो सिल्फी बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। र्यूडस बोलता है कि तुम जो भी करना चाहो वो तुम कर सकती हो, लेकिन बस हमें एक दूसरे को सारी बातें बतानी होगी। सिल्फी बोलती है कि ठीक है। तो र्यूडस बोलता है कि ये पहली बार है, क्या तुम मुझे कुछ और बताना चाहती हो। सिल्फी बोलती है कि बस बिना बताए कभी गायब मत होना। र्यूडस बोलता है कि आई प्रॉमिस। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और सो जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।